एक ऐसा अणु जो असल में हम बनाता है, डीएनए। जी हाँ, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ, हमारे पास ना एक काफ़ी डिटेल्ड लेख है जो इसी मॉलिक्यूल के बारे में है, इसकी परतें खोलता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये है क्या, कैसे काम करता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। बिल्कुल, इसे जीवन की भाषा भी कहते हैं कई बार। सही। सोचिए ज़रा, हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हमारा कद कितना होगा, मतलब शरीर की हर छोटी बड़ी बात, सब कुछ इसी एक अदृश्य से धागे में लिखा हुआ है। कमाल है। तो शुरुआत करते हैं। डीएनए, इसका पूरा नाम आपने बताया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जी और ये हर जीवित कोशिका में होता है ना? एक तरह का मास्टर इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जैसे किसी बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का कोड होता ना, वैसे ही डीएनए हमारे शरीर का कोड है। और इसका मुख्य काम है जेनेटिक जानकारी, मतलब जो आनुवांशिक निर्देश होते हैं उनको सहेजना और फिर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। अच्छा, तो ये सिर्फ स्टोर नहीं करता, ये एक्टिव भी है, मतलब शरीर को चलाता भी है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक हार्ड ड्राइव की तरह नहीं है जिसमें डेटा पड़ा है। ये लगातार काम कर रहा है। ओके, तो फिर इसकी बनावट, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी अपने आप में कहानी है, सुना है? हाँ है तो। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन दो वैज्ञानिकों ने उन्होंने इसकी जो डबल हेलिक्स संरचना बताई थी, वो एक बहुत बड़ी खोज थी। डबल हेलिक्स यानी वो घुमावदार सीढ़ी जैसी? जी हाँ, दोहरी कुंडलाकार सीढ़ी, जैसे दो लड़ियां हों और एक दूसरे के चारों ओर लिपटी हुई हों। और ये जो लड़ियां हैं, ये छोटी छोटी इकाइयों से बनी हैं। उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। हाँ ओके, ये क्या चीज है? हाँ, तो हर न्यूक्लियोटाइड में 3 हिस्से होते हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर, और तीसरा एक नाइट्रोजन बेस। और असल जो कोड है ना, वो इन बेस में ही छिपा है। अच्छा, नाइट्रोजन बेस, ये कितने तरह के होते हैं? हाँ, ये नाइट्रोजन बेस ही वो अक्षर हैं जिनसे जीवन की पूरी किताब लिखी है। मुझे लगता है 4 होते हैं। बिल्कुल सही, सिर्फ 4। ए, टी, सी और जी। ए मतलब एडेनिन, टी थाइमीन। और सी साइटोसिन, जी गुआनिन, है ना? जी हाँ, और सबसे मजेदार बात है इनके जुड़ने का तरीका। एक नियम है। हाँ, वो बेस पेयरिंग रूल, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। वही, ए हमेशा टी के साथ ही जुड़ता है और सी हमेशा जी के साथ। मतलब ए कभी सी या जी से नहीं जुड़ेगा और टी भी ए के अलावा किसी से नहीं। कभी नहीं। इनके बीच में ना खास तरह के केमिकल बॉन्ड बनते हैं जो बस इसी तरह फिट होते हैं। ये जो ए टी और सी जी की जोड़ियां हैं, यही उस घुमावदार सीढ़ी के डंडे बनाती है, समझ लीजिए। वाह! और इसी नियम की वजह से डीएनए इतनी सटीक जानकारी रख पाता है और शायद अपनी कॉपी भी बना पाता है। एकदम सही। ये बेस पेयरिंग का नियम सिर्फ ढांचे को मजबूती नहीं देता, ये डीएनए के सबसे जरूरी कामों का आधार है। पहला काम तो यही हो गया, जानकारी को स्टोर करना। हमारी लगभग हर एक पहचान, आंखों का रंग क्या होगा, हमें कौन सी बीमारियां होने की संभावना ज्यादा है, सब कुछ इन ATCG के क्रम में लिखा है। मतलब एक सीक्वेंस होता है इनका। हाँ, एक लंबा सीक्वेंस। और यही सीक्वेंस तय करता है कि कौन सा प्रोटीन कब और कैसे बनेगा। प्रोटीन? अच्छा, तो ये डीएनए प्रोटीन भी बनाता है? सीधे तौर पर नहीं बनाता, लेकिन बनाने का निर्देश देता है। ये दूसरा महत्वपूर्ण काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन ही हमारे शरीर के असली वर्कर हैं, सारा काम वही करते हैं। तो डीएनए कैसे निर्देश देता है? डीएनए अपनी जानकारी के एक छोटे हिस्से को, जिसे हम जीन कहते हैं, उसको कॉपी करता है एक दूसरे मॉलिक्यूल में। उसे कहते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए एक मैसेंजर की तरह काम करता है। अच्छा, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन। में ब्लूप्रिंट है। आरएनए संदेशवाहक और प्रोटीन वो है जो असल में बनता और काम करता है। समझ गए। और क्योंकि सारे निर्देश डीएनए में हैं, तो ये कोशिका के बाकी कामों को भी कंट्रोल करता होगा। जी हाँ, लगभग हर गतिविधि, कोशिका कब बटेगी, कौन सा प्रोटीन बनाएगी, ऊर्जा कैसे इस्तेमाल करेगी, सब कुछ। और चौथा, जो शायद हम सब जानते हैं, वो है वंशानुगति, हेरिडिटी। हाँ, मतलब माता पिता से बच्चों में गुण आना। एग्जैक्टली। जब कोशिका बनती है या जब संतान पैदा होती है, तो डीएनए अपनी एकदम सटीक कॉपी बनाता है, ताकि वही जेनेटिक जानकारी अगली पीढ़ी या अगली कोशिका तक पहुंच सके। इसी से गुण ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये मास्टर कोड, ये डीएनए कोशिका में रहता कहाँ है? इसका कोई खास ठिकाना है? हाँ, इसका मेन अड्डा तो कोशिका का सेंटर ही है, नाभिक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। जी, न्यूक्लियस एक किले की तरह है जहाँ डीएनए सुरक्षित रहता है। लेकिन सिर्फ वहीं होता है क्या, या और कहीं भी? नहीं, थोड़ा सा अनंत डीएनए हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ओह! और ये वाला डीएनए हमें सिर्फ माँ से मिलता है। अच्छा, और पौधों में?
पौधों में क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए होता है, जहां फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, आपने बीच में जीन का जिक्र किया था। डीएनए और जीन में क्या रिश्ता है? ये एक ही चीज है या अलग है? अच्छा सवाल है। देखिए, डीएनए एक बहुत बहुत लंबा धागा है, समझ लीजिए एक पूरी किताब, और जीन उस किताब के छोटे छोटे हिस्से हैं, जैसे कोई चैप्टर या पैराग्राफ, जिनमें किसी खास काम का निर्देश लिखा होता है। मतलब डीएनए पूरी इंफॉर्मेशन है और जीन उसका एक फंक्शनल हिस्सा। बिल्कुल। तकनीकी तौर पर कहें तो जीन डीएनए का वो टुकड़ा है जिसमें किसी खास प्रोटीन बनाने का कोड होता है या फिर कोई फंक्शनल आरएनए बनाने का। उदाहरण के लिए? जैसे इंसुलिन हार्मोन बनाने का निर्देश एक जीन में लिखा होगा, बालों का रंग तय करने वाले प्रोटीन का कोड दूसरे जीन में। एक इंसान में ऐसे हजारों जीन होते हैं। हजारों? और ये सब उस लंबे डीएनए धागे पर होते हैं? हाँ, जैसे मोतियों की माला होती है ना, वैसे ही ये जीन डीएनए पर सजे होते हैं। तो डीएनए पूरी निर्देश पुस्तिका है और जीन उसके खास निर्देश वाले पन्ने। दिलचस्प बात यह है कि हमारे डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा ही जीन बनाता है, बाकी का क्या? हाँ, पहले बाकी हिस्से को जंक डीएनए कहते थे, मतलब बेकार। लेकिन अब पता चल रहा है कि वो भी बहुत जरूरी काम करता है, जैसे जीन्स को कब ऑन या ऑफ करना है, ये सब कंट्रोल करता है। अरे वाह, ये तो सच में कमाल की चीज है। इतनी सारी जानकारी एक छोटे से मॉलिक्यूल में। इसकी कुछ और खासियतें भी तो होंगी? हाँ, कई हैं। एक तो इसकी स्थिरता। डीएनए बहुत मजबूत मॉलिक्यूल है। मजबूत मतलब ये जानकारी को लाखों सालों तक सुरक्षित रख सकता है। तभी तो हम पुराने जमाने के जानवरों के जीवाश्मों से भी डीएनए निकाल पाते हैं। हाँ, ये तो सुना है। तो ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जैसा है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो हैरान करती है वो है इसकी लंबाई। लंबाई? वो कैसे? ये तो बहुत छोटा होता होगा ना? अणु तो छोटा है, लेकिन अगर एक इंसान की एक कोशिका का सारा डीएनए सीधा खींच देना तो वो करीब 2 मीटर लंबा होगा। क्या? 2 मीटर? एक कोशिका के अंदर? वो तो दिखती भी नहीं है। हाँ, सोचिए, 2 मीटर लंबा धागा कोशिका के उस नन्हे से नाभिक में कैसे पैक होता होगा। कैसे होता है ये? ये सुपर कॉइलिंग और फोल्डिंग के जरिए होता है। मतलब डीएनए खुद पर लिपटता जाता है, बहुत सघन तरीके से। ये पैकेजिंग अपने आप में इंजीनियरिंग का चमत्कार है। वाकई में 2 मीटर की जानकारी इतनी सी जगह में। और तीसरी खासियत? तीसरी है इसकी कॉपी बनाने की क्षमता, रेप्लिकेशन। हाँ, आपने बताया था कोशिका विभाजन के समय कॉपी बनती है। जी, और ये कॉपी बनाने की प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से सटीक होती है। अरबों बेस पेयर कॉपी होते हैं और गलती की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। और अगर गलती हो जाए तो भी कोशिका के पास उसे ठीक करने के तरीके होते हैं, मरम्मत करने वाले मैकेनिज्म्स। ये सटीकता ही जीवन को लगातार चलाए रखती है। अद्भुत। स्थिरता, इतनी सारी जानकारी और फिर सटीक कॉपी बनाने की क्षमता। जी हाँ, और डीएनए की इन्हीं खासियतों की वजह से आज साइंस में ये एक बहुत शक्तिशाली टूल बन गया है। इसके इस्तेमाल हमारी जिंदगी के कई हिस्सों में हो रहे हैं। जैसे कि फॉरेंसिक साइंस में सोचिए, क्राइम सीन पर मिले बाल या खून की बूंद से डीएनए निकालकर अपराधी की पहचान हो जाती है। हाँ, क्योंकि हर किसी का डीएनए यूनिक होता है ना, जुड़वा बच्चों को छोड़कर। बिल्कुल। इसी तरह जो पितृत्व परीक्षण होते हैं वो भी पूरी तरह डीएनए पर ही आधारित है। सही बात है। और मेडिकल फील्ड में? मेडिसिन में तो डीएनए की समझ जैसे क्रांति ला रही है। कई जेनेटिक बीमारियां, उनका पता अब जन्म से पहले या फौरन बाद लग सकता है। इससे सही समय पर इलाज या मैनेजमेंट शुरू हो पाता है। और अब तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की भी बात होती है। हाँ, वही। मतलब किसी व्यक्ति के जेनेटिक कोड को देखकर यह पता लगाना कि उसके लिए कौन सी दवा और कितनी मात्रा सबसे असरदार होगी। और जीन थेरेपी, हालांकि ये अभी बहुत शुरुआती दौर में है। जीन थेरेपी मतलब खराब जीन को ठीक करना? हाँ, या बदलना। इसमें भविष्य में जेनेटिक बीमारियों के पक्के इलाज की उम्मीद है। और खेतीबाड़ी में भी इसका इस्तेमाल होता है? बहुत ज्यादा। जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसी फसलें बनाई जा रही हैं जिनकी पैदावार ज्यादा हो, या जो कीड़े मकोड़ों या सूखे को झेल सकें, या फिर जिनमें पोषक तत्व ज्यादा हों, जैसे वो गोल्डन राइस का उदाहरण है। हाँ, सुना है उसके बारे में। ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि अब हम डीएनए की भाषा को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना भी सीख रहे हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हाँ। तो डीएनए सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये जीवन का आधार है, हमारा अपना बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। इसकी वो डबल हेलिक्स वाली बनावट, वो 4 अक्षर ATCG और उनका जोड़ी बनाने का नियम ATCG, और अपनी कॉपी बनाने की कमाल की क्षमता, यही सब मिलकर इसे ताकत देते हैं कि ये जेनेटिक जानकारी संभाले, प्रोटीन बनवाए, कोशिका को चलाएं और गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। बिल्कुल। और जीन,
इसके वो हिस्से हैं जो खास काम के निर्देश देते हैं, और ये सब 2 मीटर का धागा हर नन्ही सी कोशिका के न्यूक्लियस में पैक है। फोरेंसिक से लेकर दवाइयों और खेती तक इसकी समझ हमारी दुनिया बदल रही है। एकदम सही कहा। और ये सारी जानकारी, ये सारी समझ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर भी सोचने को मजबूर करती है। कैसा सवाल? देखिए, अब हम ये जानते हैं कि डीएनए जीवन का पूरा खाका है, और विज्ञान हमें इस खाके को न सिर्फ पढ़ने बल्कि बदलने की, एडिट करने की ताकत भी दे रहा है। जैसे हमने जीन थेरेपी या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की बात की। हाँ। तो ये जो अभूतपूर्व ज्ञान और ताकत हमें मिल रही है, इसके साथ हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? भविष्य में इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए? कहाँ सीमाएं होनी चाहिए? ये सिर्फ वैज्ञानिकों की सोचने की बात नहीं है, मेरे ख्याल से पूरे समाज को इस पर विचार करना होगा।